फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका की एक रिपोर्ट कह रही है कि अब काबुल के पास अधिक से अधिक सिर्फ 90 दिन का वक्त बाकी है, यानी 90 दिन में अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का हो जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे भारत का पड़ोसी देश कैसे पस्त हो चुका है और उसका दोस्त अमेरिका खुद के हाल पर उसको छोड़ गया है। इसके अलावा हम फिक्र करेंगे लोकतंत्र की। कल समय से पहले ही मॉनसून सत्र का कार्यकाल खत्म कर दिया गया और सत्र के आखिरी दिन लोकतंत्र के मंदिर से मार धाड़ की जो तस्वीरें आई वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तो है ही। एक और बड़ी फिक्र हिंदुस्तान में शुरू हो रहे त्योहार की है। खतरा यह भी है कि कोरोना अभी तक देश में बना हुआ है और त्योहार के मौसम में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस खतरे को समझना और संभलना पूरे देश के लिए जरूरी है। इस बीच भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट से भी एक फिक्र की खबर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच कौन होगा, इस पर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस पर आज हमारा खास विश्लेषण देखिएगा जरूर। एक आतंकी संगठन जिसने अपने ही देश को लहूलुहान कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, महिलाओं, बच्चों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को शिकार बनाया। अब उसी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की सरकार ने सत्ता में हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है। हम तालिबान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। दिल्ली से महज 1000 किलोमीटर पर काबुल की जंग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के पास ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का वक्त बाकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर तालिबान के हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो अगले 90 दिनों में काबुल पर आतंकियों का कब्जा हो जाएगा। हालांकि दावा यह भी है कि तालिबान ये काम 30 दिनों के अंदर भी कर सकता है। इससे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान 12 महीनों में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर पाएगा। मतलब साफ है कि तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जल्द ही काबुल पर उसका राज कायम हो सकता है। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार दबाव में है और गृह युद्ध की आंच में झुलसते देश को हिंसा से बचाने के लिए तालिबान को बड़ा ऑफर दिया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगान सरकार ने तालिबान को सत्ता में बंटवारे का ऑफर दिया है। हालांकि इसके बदले अफगानिस्तान सरकार ने एक कड़ी शर्त भी रखी। अशरफ गनी सरकार ने अपने नए शांति प्रस्ताव में तालिबान से कहा कि उसे सत्ता में भागीदारी तब दी जाएगी जब वो देश के शहरों पर हमले करना बंद कर देगा। अफगानिस्तान सरकार के इस प्रस्ताव पर टीवी9 भारतवर्ष ने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर दोहा में 1 साल से बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि एक पीसफुल हल को पहुँचे और एक ऐसा हुकूमत पर इत्तिफाक करे जो अफ़गानों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो उसके लिए ये ऑफ़र जो वो मुद्दई है कि उन्होंने नया ऑफ़र दिया है, वो नया चीज़ नहीं है। इसमें तो हम काबुल एडमिनिस्ट्रेशन वो लचक दिखाए। बात बड़ी मासूमियत से करते हैं ये, लेकिन कत्ल आपको पता है कैसे किए जा रहे हैं वहां पर। तालिबान की प्रतिक्रिया से साफ है कि तालिबान अफगान सरकार के नए शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अफगानिस्तान की अभी की हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का यह पड़ोसी देश कितने भयंकर खून खराबे और की ओर बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट जरूर देखें आप। विध्वंस का ये दृश्य प्रमाण है कि अफगानिस्तान की लड़ाई आखिरी दौर में है। अफगान आर्मी भी आखिरी कोशिश कर रही, भीषण गोलीबारी हो रही है। अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान पर जोरदार प्रहार हो रहा है। दहशतगर्दों को पीछे धकेलने के लिए ताकत लगाई जा रही है और ये एक के बाद एक तमाम ठिकानों पर किए जा रहे हैं, लेकिन अफगानी फौज लगातार नाकाम हो रही है।
जब तक काबुल को खबर लगती है अफगानिस्तान के एक और बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका होता है। 4 महीने से अफगानिस्तान में यही हो रहा है, लेकिन अब ये बहुत तेजी से हो रहा है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और पाकिस्तानी आतंकियों के सहारे अफगानिस्तान के बाकी इलाकों में तालिबान क्लीन स्विप कर रहा है। महज 5 दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। इनके नाम हैं जरांज, फराह, सरे-पुल, शेबेरगान, ऐबाक, कुंदूज, फैजाबाद, पूले खुमरी, तालोकान और गजनी। इन शहरों के नाम इनके प्रोविंस के नाम पर ही हैं। तालिबान ने आज ही गजनी पर कब्जा किया है, जबकि बीते शुक्रवार को जरांज पर कब्जा किया था और उसके बाद उत्तर में कुंदूज, सरे-पोल, तालोकान से लेकर दक्षिण में ईरान की सीमा से लगे निमरोज प्रोविंस की राजधानी जरांज तक तालिबान का कब्जा है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा से लगे नोवजान प्रोविंस की राजधानी शेबेरगान से भी तालिबान अफगान सेना को खदेड़ चुका है। हिंसा और अत्याचार की राह से सत्ता पर काबिज होने को छटपटा रहे तालिबानी लड़ाके कब्जे के बाद अपनी जीत पर जश्न मनाते चल रहे हैं। अफगानिस्तान के सामने आए वीडियो में सब साफ दिख रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जरांज में जानिम रोज के गवर्नर के महल में घुस गए तालिबानी लड़ाके कैसे सोफे पर बैठे आराम फरमा रहे हैं। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले ये आतंकी फल बिस्किट उड़ा रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं। कोई तालिबानी फर्श पर बैठा है तो कोई सोफे पर जंग की थकान मिटा रहा है। गवर्नर के महल में रखे सारे सामान का तालिबानी आतंकी लुत्फ उठा रहे हैं। तालिबानियों के एक हाथ में AK-47 है तो एक हाथ में लजीज खाने की प्लेट। ऐसी तस्वीरें कई हैं, अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये तालिबानी सरकारी दफ्तर पर कब्जे की खुशी में खुद को रोक नहीं पाया, खुद ही गाने लगा और एक पैर पर ही थिरकने लगा, नाचने कूदने लगा। तालिबानी लड़ाकों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो कल तक इस दफ्तर के पास तक नहीं फटक सकते थे और अब ये उनके कब्जे में है। सरकारी संपत्ति को तहस नहस करने वाला तालिबान सरकारी दफ्तर पर कब्जे से गदगद है। तालिबान तेजी से कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। ये तस्वीर कुंदूज एयरपोर्ट और पुलिस मुख्यालय के बाहर की है। बीच सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं। बड़ी संख्या में हथियारों के साथ तालिबानी हैं। तालिबानियों की गाड़ियां हैं, हथियार हैं। कुंदूज प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी आर्मी के जवान दहशतगर्दों के सामने नतमस्तक हो गए। हथियारधारी तालिबानियों के सामने सेना के जवानों ने अपने हथियार डाल दिए। खबर है कि 2,70,000 की आबादी वाला कुंदूज अब पूरी तरह से तालिबानियों के कब्जे में है। कुंदूज पर कब्जा करने के साथ ही तालिबान के हाथ एक MI हेलीकॉप्टर भी लगा है। तालिबान ने जिस हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है उसे भारत ने अफगानिस्तान को तोहफे में दिया था। हालांकि ये हेलीकॉप्टर उड़ने की हालत में नहीं है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने इसका इंजन और बाकी कलपुर्जे पहले ही निकाल लिए थे। सिर्फ कुंदूज में नहीं, बागलान में भी सरकारी वर्दीधारी की लाचारी वहां के अमन पसंद लोगों पर भारी है। क्रूर तालिबानियों की गोलियों से डरकर पुलिस वाले शहर छोड़कर भाग गए। पुलिस वालों के जाते ही कुछ यूं बागलान की राजधानी पूले खुमरी में तालिबान ने एंट्री की। अब यहाँ सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में तालिबानी दिख रहे हैं। जहाँ ANDSF स्पेशल फोर्सेस और पुलिस की गाड़ियां थी, वहां से भी अफगान सेना पीछे हट गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खुले मैदान में सैकड़ों गाड़ियां लगी हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। 3,40,000 की आबादी वाला ये शहर अब पूरी तरह से ऐसे ही दहशतगर्दों के हवाले हो चुका है और ये ऐसा कोई पहला शहर या फिर प्रांतीय राजधानी नहीं है जहां अब तालिबान राज स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान के मानचित्र पर दिख रहे लाल चिन्ह तालिबानी राज को दिखा रहे हैं, जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये नारंगी रंग में जो हिस्सा दिख रहा है, वहां पर इस वक्त तालिबान का कब्जा रोकने के लिए जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और ये ग्रे रंग वाले बित्ते भर के हिस्से में ही अफगान सरकार सिमट कर रह गई। अमेरिका ने भी अफगानियों को साफ कह दिया है कि अपनी हिफाजत खुद करो, तालिबान से मिलकर लड़ो, लेकिन लड़े तो लड़े कैसे?
क्योंकि अफगानी फौज सरेंडर कर रही है तो नेता देश छोड़ने लगे। अफगानिस्तान के वित्त मंत्री खालिद पायंदा ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अफगानिस्तान छोड़कर विदेश चले गए हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे से पहले अफगानिस्तान के कई और मंत्री भी देश छोड़ सकते हैं। मतलब काबुल का काउंटडाउन तेज हो रहा है। अच्छा, अमेरिका ने तालिबान के लिए यह कह दिया है अफगान फोर्सेस को कि वो खुद उनसे लड़े। मतलब वो अमेरिका जो कि अपनी इतनी भारी भरकम फौज के साथ तालिबान से 20 साल तक नहीं लड़ पाया, वो उम्मीद कर रहा है कि अफगानिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़े। अब क्या कहेंगे आप इसको? एक शांत, अमन पसंद और लोकतांत्रिक देश अफगानिस्तान सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के हालात निराश करने वाले हैं। पूरा देश तालिबान की गोलियों और बमों से छलनी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को तालिबान पाषाण युग में ले जाने पर आमादा है। यहां न मासूम बच्चे महफूज हैं, न महिलाएं, न ही आम नागरिक। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा मानवीय संकट बच्चों पर आ गया है। तालिबान मासूमों को भी नहीं बख्श रहा है। कहने को तो तालिबानी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी गोलियों के शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। साल 2015 के 2 सितंबर को दुनिया भर में इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया था। टर्की के समुद्री तट पर इस सीरियाई बच्चे का शव बहता हुआ पहुंचा था। बच्चे का नाम था एलन कुर्दी। इस तस्वीर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एलन की तस्वीर ने सीरिया में चल रहे गृह युद्ध का सबसे भयावह चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। जरा सोचिए, ये तो एक एलन की दर्दनाक दास्तां थी। आज अफगानिस्तान सीरिया की तरह युद्ध की आग में झुलस रहा है और वहां हजारों ऐसे मासूम हैं जो एलन कुर्दी की तरह ही बेमौत मारे जा रहे हैं। ना तो उन्हें कोई बचाने वाला है, ना ही कोई देखने वाला। अफगान मासूम लगातार तालिबानी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। बेरहम तालिबानी मासूमों को भी नहीं बख्श रहे। बच्चे लगातार तालिबानी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। बर्बरता का जुल्म सह रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ भी इस पर मुहर लगाती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के हालात पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बच्चे और महिलाओं के हालात पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में 72 घंटे के अंदर 27 बच्चों की हत्या होने का जिक्र है। इन्हीं 72 घंटों में तालिबानी हमले में 136 बच्चे घायल हुए हैं। अफगान सुरक्षा बल और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर ही पड़ रहा है। बच्चे तालिबान के आतंक से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अफगानिस्तान में यूनिसेफ के मुख्य फील्ड ऑपरेशन मुस्तफा बेन मेसाउद ने भी कहा कि इस साल के अंत तक अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के हर 2 बच्चों में से एक युद्ध का शिकार होगा। तालिबान की बेरहमी के कारण ही अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चे बेघर हो चुके हैं। ऐसा सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट बता रही है। असली संख्या इससे भी काफी ज्यादा हो सकती है। बच्चों के साथ ही तालिबान के निशाने पर महिलाएं भी हैं। तालिबान ने फरमान जारी किया है कि 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी होगी। कम उम्र की शादीशुदा और विधवा पर भी पाबंदी होगी। 12 साल से बड़ी लड़की या विधवा के घूमने पर बैन होगा। अकेली लड़की या औरत तालिबानी लड़ाकों की होगी। ये खुद को तालिब कहने वाले तालिबानियों की जाहिलियत की हद है। अफगानिस्तान में हर दिन मासूम नागरिकों की जान जा रही है। तालिबान के खौफ का आलम यह है कि काबुल में लोगों का सैलाब आ गया है। काबुल के बाहरी हिस्से में हालात ऐसे हैं कि यहाँ रोजाना 50 कैंप बन रहे हैं। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों से भागे प्रवासी यहाँ भारी तादाद में आ रहे हैं।
लोग किसी तरह जान बचाकर यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन इन शेल्टर होम्स में ना पीने लायक पानी है और ना खाने का सामान। सिर्फ तसल्ली इतनी है कि फिलहाल यहाँ जिंदगी कुछ दिनों तक सुरक्षित है। अफगानिस्तान की मानवाधिकार परिषद के मुताबिक इस समय देश के 25 प्रांतों में 35,000 से अधिक परिवार एक महीने में ही बेघर हुए हैं। अफगानिस्तान में ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना आम नागरिक और ना ही महिलाएं, बुद्धिजीवी और पत्रकार। यहाँ क्रूरता का दूसरा नाम तालिबान बन गया है, जिसका शिकार महिला पत्रकार भी हो रही हैं। अफगानिस्तान की एक युवा महिला पत्रकार ने द गार्जियन के लिए अपनी कहानी सुनाई है और दुनिया से गुजारिश की है कि उसके लिए दुआ की जाए। महिला पत्रकार का कहना है, 2 दिन पहले मुझे उत्तरी अफगानिस्तान से अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान ने मेरा शहर छीन लिया। मैं अब भी भाग रही हूँ और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक न्यूज़ जर्नलिस्ट थी। आज मैं अपने नाम से लिख नहीं सकती हूँ और ना कह सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ या कौन हूँ। कुछ ही दिन में मेरी पूरी जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया। ये कहानी है डर के साए में छिपती फिर रही इस बहादुर पत्रकार लड़की की। वो कहती है कि मीडिया में महिला साथी डरी हुई हैं, ज्यादातर शहर से भाग गई हैं और प्रांत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यही हाल आम अफगानियों का है, महिलाओं का है, बच्चों का है। काबुल में अब डर का माहौल चरम पर है। कई मोर्चों पर अफगान आर्मी सरेंडर करने लगी है। कुंदूज से लेकर बालगान तक आर्मी ने अपने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को तालिबान से समझौते के लिए पेशकश करनी पड़ी है। सबसे ज्यादा दुखद है, दुनिया का रुख शक्तिशाली देश मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मौत बरस रही है। यहां तक कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को खुद के हाल पर छोड़ दिया है और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर 90 दिन का खेल देख रहा है। जाहिर है आने वाले वक्त में काबुल की स्थिति और खराब होगी और यही भारत के लिए बड़ी फिक्र भी है। अब फिक्र संसद की। मानसून सत्र में काम नहीं हुआ। दोनों सदनों को समय से पहले स्थगित करना पड़ा। मंत्री के हाथों से छीनकर कागज फाड़ दिए गए। संसद के सदस्य टेबल पर चढ़ गए। चेयर की तरफ रूल बुक को फेंक दिया गया। मार्शल बुलाए गए और उनके साथ धक्का मुक्की हुई। अब पूरा मामला संसद से निकलकर सड़क पर पहुंच रहा है। मीटिंग हो रही है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। राज्यसभा में कल मार्शल तक बुलाए गए। विपक्ष का आरोप है कि मार्शल उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, लेकिन मार्शल खुद क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए। उपराष्ट्रपति सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में तैनात मार्शल राकेश नेगी ने लिखित शिकायत की है कि एक सांसद ने उनकी गर्दन पकड़ ली, जिससे एक क्षण भर के लिए उनका दम घुटने लगा। इसी तरह अक्षिता भट्ट नाम की मार्शल ने शिकायत की है कि विरोध प्रदर्शन में लगे कुछ पुरुष सांसद उनकी ओर दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। अक्षिता ने यह भी शिकायत की है कि 2 महिला सांसदों ने पुरुष सांसदों को सुरक्षा घेरा तोड़ने में मदद करने की कोशिश की और इस दौरान उन्हें घसीट लिया गया। सोचिए, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे देश का लोकतंत्र क्या संदेश दे रहा है। याद कीजिए कि आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसी तस्वीरें कब देखी थी। अब इसी तस्वीर पर हंगामा मच गया है। पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बुधवार को जैसे ही राज्यसभा में ओबीसी लिस्ट पर राज्यों को हक देने वाला बिल पास हुआ, केंद्र सरकार ने जीआईसी और होम्योपैथी बिल पास करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन विपक्षी दलों ने दोनों बिलों का विरोध करना शुरू कर दिया। अलग अलग विरोधी दलों के सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अव्यवस्था को देखते हुए मार्शल तैनात कर दिए गए। विपक्ष का कहना है कि 50 से ज्यादा मार्शल बुलाए गए थे, जिन्होंने उनके नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। लेकिन सरकार और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के सांसदों ने ही मर्यादा को तोड़ा है। दोनों पक्षों के आरोपों को सुनने से पहले आप भी एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मार्शलों को भी धक्का दिया जा रहा है और इनमें महिला मार्शल भी शामिल है। और तो और सांसदों ने मेज पर चढ़ने की भी कोशिश की। अब आप बारी बारी से सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या आरोप लगाए और क्या सफाई दी। हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी। कुल 30 मार्शल्स, 18 मेन पुरुष, 12 महिलाएं,
सिर्फ 30 मार्शल डिप्लॉय हुई थी। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वर ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उन लोगों को धक्का दिए और दोनों बाजुओं को पकड़े थे, जिसके कारण चोट भी आया है। इसकी कंप्लेंट चेयरमैन से करेंगे? बिल्कुल चेयरमैन से करेंगे हम कंप्लेंट। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है। इतना सब स्टैंडर्ड आप कानून बनाना चाहते हैं और विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते। From that day itself, that's on 18th, indications were there that we will not allow the house to run. राज्यसभा की कार्रवाई और हंगामे को लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता जिन मार्शल्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। कार्रवाई शुरू होते वक्त आप अक्सर माननीय सभासदों के लिए जो घोषणा सुनते हैं, ये घोषणा मार्शल की ओर से ही की जाती है। मार्शल की मूल जिम्मेदारी ये होती है कि वह सभापति की मदद करें और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखें। इसके अलावा वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्रवाई में मर्यादा का पालन, संसद भवन में आने से लेकर संसद भवन से निकलने तक मार्शल सभापति के साथ होते हैं। जाहिर है हमारी संसदीय प्रणाली के इतने महत्वपूर्ण अंग पर हड़बड़ी में आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। इससे पहले आज 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद से विजय चौक की ओर मार्च किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनहित के मुद्दों पर चर्चा से भाग रहे हैं। कमाल देखिए कि सदन में विपक्ष सभापति की नहीं सुनता। सभापति इतने दुखी होते हैं कि रो पड़ने लगते हैं, लेकिन यही विपक्ष अब सदन स्थगित होने के बाद सभापति से मिलने जा रहा है, उन्हें चिट्ठी लिख रहा है। बड़ी फिक्र यह है कि हम किसी समाधान की तरफ बढ़ भी रहे हैं या नहीं। वो सियासत ही क्या जिसमें सुविधा की फिक्र ना की जाए। दिल्ली में एक बेहद अफसोसनाक घटना हुई। हर कोई चाहता है कि बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उसके गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा मिले, लेकिन ऐसी घटनाओं पर भी अगर सुविधा की सियासत की जाए तो आप क्या कहेंगे? वो भी तब जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर कर दी, जिसके बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यहाँ पर ज्वाइंट प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो मांग उठाई जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, एक हफ्ते पहले जो पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई और पूरी घटना का ब्यौरा लिया गया, उसके बाद में ट्विटर की तरफ से उनके अकाउंट को ब्लॉक भी किया गया, क्योंकि ये कहा गया ट्विटर की तरफ से कि उन्होंने पीड़िता की पहचान को उजागर किया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले से शुरू हुई कांग्रेस और ट्विटर के बीच की लड़ाई अब और बढ़ गई है। राहुल गांधी के बाद रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, मणिकम टैगोर, जितेंद्र सिंह और सुष्मिता देव का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है।
दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात करने के बाद फोटो को ट्वीट कर दिया था। इस पर ट्विटर का कहना था कि ये उसके नियमों का उल्लंघन है। ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश हैं, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। कांग्रेस ये भी कह रही है कि न्याय की आवाज बुलंद करने पर पहले राहुल गांधी का, फिर कांग्रेस का अकाउंट लॉक कर दिया गया। हो सकता है आगे किसी और के साथ ऐसा हो। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि सरकार के दबाव में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ट्विटर की पॉलिसी क्या कहती है। ट्विटर की नीति कहती है कि अगर किसी अकाउंट से उसकी पॉलिसी का उल्लंघन होता है, तो उस अकाउंट को अस्थायी तौर पर लॉक किया जा सकता है। इस बार भी ट्विटर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के अकाउंट भारतीय कानूनों और खुद ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से लॉक किए गए हैं। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का फोटो पोस्ट किया था, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन था और कानून के मुताबिक पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। याद कीजिए कि इसी ट्विटर पर जब आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अकाउंट पर कार्रवाई नहीं करने की वजह से सख्ती की गई थी, तब ये कहा जा रहा था कि सरकार बोलने की आज़ादी पर रोक लगा रही है। और अब जबकि आपत्तिजनक पोस्ट पर ट्विटर ने कार्रवाई कर दी, तब भी यही कहा जा रहा है कि सरकार बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लगा रही है, यानी चित भी मेरी और पट भी। लेकिन ऐसा संभव है क्या? विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और सत्र को समय से पहले खत्म कर दिया गया, तो भी आरोप लगाया गया कि सदन को क्यों नहीं चलने दिया गया। ट्विटर से लेकर लोकतंत्र के मंदिर तक सुविधा की इस राजनीति और इस परंपरा को जारी रखने देना या नहीं, ये देश के वोटर को सोचना होगा। चीन से निकला कोरोना वायरस दुनिया में 20.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है और करीब 43 लाख लोगों को मार चुका है। पौने 2 साल हो गए हैं पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से करा रही है और वायरस विलन चीन झूठ पे झूठ बोल रहा है। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन ने बनाया, लेकिन चीन कहता है वायरस बाहर से चीन में आया। दुनिया कहती है, सबूत दे रही है और नए सबूत ढूंढ रही है कि वायरस वुहान लैब से लीक हुआ, लेकिन चीन कहता है कि मुमकिन नहीं, उसके खिलाफ साजिश है। और अपने झूठों को सच साबित करने के लिए चीन बीते कुछ दिनों से एक और झूठ की माला जप रहा है, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया है। आखिर वो झूठ क्या था और कैसे पकड़ा गया, आप ये रिपोर्ट में देखें। किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे और उस पर सब यकीन करने लगे। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने यही किया और अब भी कर रहा है। शुरू से लेकर अब तक सिर्फ झूठ पर झूठ बोले, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ लाख पर्दों में भी नहीं छिप सकता। इसलिए चीन के वायरस वाले पाप की पोल हर दिन खुल रही है। चीन के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सच सामने आ रहा है। ये चीन के उस झूठ के पुलिंदे हैं जो वो बीते 20 दिन से जोर शोर से चीनी मीडिया में छाप रहा था, प्रसारित करवा रहा था। उसके मुताबिक WHO ने कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और इसमें शामिल स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट विल्सन एडवर्ड्स ने जांच के खिलाफ बयान दिया है। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए चीन के मीडिया ने विल्सन की एक फेसबुक पोस्ट भी शेयर की और उसका हवाला देते हुए बताया गया कि विल्सन ने कोरोना की उत्पत्ति पर हो रही जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया है। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और हुआ भी वही। चीन के सफेद झूठ का पर्दाफाश हो गया। चीन का मीडिया स्विट्जरलैंड के जिस व्यक्ति का हवाला देकर हल्ला मचा रहा था, हकीकत में वो है ही नहीं और इसका खुलासा खुद चीन में स्विस एम्बेसी ने किया है। विल्सन एडवर्ड्स की तलाश कर रहे हैं
कथित बायोलॉजिस्ट जिनका जिक्र पिछले कई दिनों से चीन में प्रेस और सोशल मीडिया में हो रहा है, अगर आपका वजूद है तो हम आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन ज्यादा आसार है कि एक फेक न्यूज है। हम चीनी प्रेस और नेटिजन से पोस्ट हटाने की अपील करते हैं। स्विट्जरलैंड की ओर से साफ कह दिया गया है कि स्विट्जरलैंड में विल्सन एडवर्ड्स नाम का कोई आदमी नहीं। इस नाम से बायोलॉजी के फील्ड में कोई आर्टिकल नहीं मिला। स्विस एम्बेसी की ओर से यह भी बताया गया कि विल्सन नाम से ये फेसबुक अकाउंट इसी साल 24 जुलाई को खोला गया था, जिसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 3 लोग हैं और उसमें तब से अब तक सिर्फ एक यही पोस्ट हुई है। तो देखा आपने चीन के झूठ का किस तरह पर्दाफाश हुआ और बताया जा रहा है कि चीन की मीडिया ने इसके लिए माफी मांग ली है। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि आखिर चीन की ओर से यह झूठ बोला क्यों गया। दरअसल पिछले महीने यानी जुलाई में WHO ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दूसरे चरण की अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात की थी, जिसके बाद 22 जुलाई को चीन ने नेशनल हेल्थ कमीशन के वाइस मिनिस्टर जेंग यीशिन ने वायरस के वुहान लैब से फैलने की अटकलों को अफवाह और विज्ञान का अपमान करार देते हुए खारिज कर दिया था। मतलब एक बार फिर चीन ने सच को दबाने के लिए झूठ बोला था और उसके बाद उस झूठ को सच साबित करने के लिए एक नया प्रपंच रचा गया। विल्सन एडवर्ड्स नाम के किरदार का ताना बाना बुना गया। उसके नाम से 24 जुलाई को फेसबुक अकाउंट खोला गया और उसे WHO की टीम का मेंबर बताता गया। एक पोस्ट की गई जिसमें कोरोना उत्पत्ति की जांच को चीन के खिलाफ साजिश बताया गया। लेकिन स्विस एम्बेसी ने चीन के झूठ का पर्दाफाश करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अफगानिस्तान तालिबान जंग के बीच बड़ी खबर यह है, अफगान सरकार ने विदेशी नागरिकों को काबुल छोड़ने को कहा है। अफगान सरकार ने जल्द काबुल छोड़ने की सलाह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक अफगान के 10 प्रांतों में तालिबान का कब्जा हो चुका है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। और इस वक्त ये जानकारी हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान में काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर गजनी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। गजनी के बाद जितने भी हाईवे रूट्स हैं वो सारे जो हैं वो तालिबान के कब्जे में हैं, जहां काबुल की ओर बढ़ते हैं। एक शतरंज की बिसात की तरह तालिबान ने काबुल को घेरना शुरू कर दिया है और अफगान सरकार ने विदेशी नागरिकों को काबुल छोड़ने को कहा है कि और वहां के नागरिकों को भी कहा है कि तुरंत काबुल छोड़ा जाए। चीन के झूठ और फरेबी फितरत का नतीजा है कि आज दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और हर गुजरते दिन के साथ वायरस का रूप और कहर बढ़ता जा रहा है। और अब फिक्र बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। कोरोना वायरस को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। साइंस एडवांसेस जर्नल में एक मॉडलिंग स्टडी में पता चला है कि इसका जोखिम बड़ों से बच्चों में शिफ्ट होने की आशंका है, क्योंकि SARS-CoV-2 आने वाले सालों में बाकी सामान्य जुकाम वाले कोरोना वायरस की ही तरह व्यवहार करने लगेगा, लेकिन वो छोटे बच्चे संक्रमित होने लगेंगे जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे संक्रमित होंगे और बड़ों के मुकाबले ज्यादा होंगे, लेकिन संक्रमण गंभीर नहीं होगा। कुल मिलाकर इस स्टडी के मुताबिक आने वाले सालों में धीरे धीरे कोरोना वायरस की गंभीरता कम होती जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए धीरे धीरे, और वो भी कुछ सालों में। मतलब ये कि अभी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेफिक्री और लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर 40,000 के पार है। तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इस खतरे का साया फेस्टिव सीजन की वजह से और भी गहरा गया। और अब देखते हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हुए शरीक। कहा, कोरोना काल में देशवासियों के लिए की गई स्वयं सहायता समूह की मदद अभूतपूर्व। 4 लाख समूह के लिए जारी किए गए 1625 करोड़ रुपए। घर से निकलने से पहले दिल्ली वाले देख लें रूट मैप। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद। लाल किले के आसपास कुछ रूटों पर यातायात पर लगाया गया है प्रतिबंध। सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगी रोक। – 2024 में आम चुनावों की तैयारी में जुटा विपक्ष। ममता बनर्जी के बाद अब सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी नेताओं से बात। 20 अगस्त को दीदी के अलावा उद्धव और स्टालिन भी वर्चुअल मीटिंग में रहेंगे मौजूद। नंदीग्राम पर सुनवाई 15 नवंबर तक टली। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 85 दिन के अंदर किसी और सीट से जीतने ही होगा चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हार को हाईकोर्ट में दी है चुनौती।
और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और इस कोशिश में एक बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के शरीर में ऐसी एंटीबॉडी को पहचाना है जो कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर कारगर हो सकती है। अब इस एंटीबॉडी से वैक्सीन बनाने पर स्टडी की जा रही है जो कोरोना के इलाज में 100% कारगर हो सके। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि ऑनलाइन क्लास सबके बस की बात नहीं है और खासकर गरीब परिवारों के लिए। ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली में एक अनोखी पहल हुई है। स्कूल से दूर हुए बच्चों के लिए एक एनजीओ उनके पास ही स्कूल ले आया है। एक बस को ही क्लासरूम बना दिया गया है जिसमें झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों के पास जाकर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। और अब देखते हैं जो है सो। सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि बस हंगामा होना चाहिए और मेरे नारे से नहीं तो तेरे नारे से सही हो कहीं भी शोर, बस ये शोर होना चाहिए। दुष्यंत जी की लाइनों का मेक ओवर हो गया है। संसद अरबों पानी में बहाकर शांत हो गई, सड़क के बक्कल बारिश के बाद उतर गए, लेकिन हंगामा संसद से सड़क तक, टेबल पर चढ़कर, बैरिकेडिंग पर चढ़कर खूब बरपा। संसद चलाने वाले और हंगामा कर करके कार्यवाही पर कार्रवाई कर देने वाले दोनों ही जनता के हित की बात करते हैं। सरकार भी विपक्ष भी, दोनों की जनसेवा की असीम अदम्य भावना के बीच टैक्स पेयर के अरबों स्वाहा हो जाते हैं। सरकार अजब जादू है, हंगामा करने वाले सरकार में आकर बातचीत के पैरोकार हो जाते हैं और विपक्ष भी उतनी ही जोरदार चीज है, शराफत से मुलाकात करने वाले भी मुक्कालात पर उतारू हो जाते हैं। जनता का हाल टेनिस के दर्शक वाला होता है, टक 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 टक, ताली बजाकर या सिर पीटकर, फिर अगले मैच का इंतजार। बाकी तो जो है सो है।